नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है जल की कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले रहते हैं तो ऐसा जल अस्थायी कठोरता वाला होता है। अस्थायी से तात्पर्य होता है कि जल को केवल उबाल देने से ही अनेक लवण अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है और केवल कार्बोनेट के अंश ही जल में शेष रह जाते हैं। चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील होता है, इसलिए यह बर्तन के पैंदे में आकर नीचे बैठ जाता है। फलतः जल को हम निथार कर हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अतः अस्थायी कठोरता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जल की ऐसी कठोरता जिसे उबालकर अथवा अन्य साधन आसान तरीके से सरल विधि द्वारा दूर किया जा सकता है, अस्थायी कठोरता कहलाती है। आइए अब हम देखते हैं कि इस अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए विभिन्न विधियों को अपनाया जाता है। सबसे पहली विधि है उबालकर, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH और NaOH को डालकर by using sodium hydroxide NaOH and ammonium hydroxide NH4OH। तीसरा है क्लार्क विधि। तो तीन विधियां हैं जिसके माध्यम से हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग से किस प्रकार या उबालने से किस प्रकार अस्थायी कठोरता दूर होती है। घरेलू उपयोग के लिए घरेलू स्तर पर शुद्ध और स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम उबालने की विधि को उपयोग में लेते हैं। उबालने से पूर्व सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। उबालने से पूर्व जल को सफ़ेद एवं साफ महीन सूती वस्त्र से छानकर 5 से 10 मिनट तक किसी बड़े बर्तन में रखकर उबालते हैं। प्रेशर कुकर में भी पानी को 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबाला जाता है। इस क्रम पर सभी जीवाणु, स्पोर्स आदि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें जो मौजूद अस्थायी कठोरता होती है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जल की अस्थायी कठोरता के लिए दो प्रकार के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। प्लीज रिमेंबर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इनको यदि हम उबालते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाता है और शेष आपका जल रहता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब हम उबालते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका टूटकर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शेष रह जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पहले उसमें डेफिनेशन के तहत कि इस प्रकार की अस्थायी कठोरता के अंतर्गत जो कार्बोनेट्स होते हैं वे अघुलनशील होते हैं, तो ये बर्तन के पैंदे के अंदर रह जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और जो वाटर को हम कुछ देर छोड़ देते हैं बर्तन के अंदर ही, फिर उसे हम निथार कर छान लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। सेकेंड आती है इसमें आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो इसमें
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर शेष रह जाता है। जो इसमें सेटलमेंट्स होते हैं कार्बोनेट्स के, ये अघुलनशील अपशेप बनाते हैं जिन्हें हम छान कर दूर करते हैं। और तो हम देखते हैं कि जल के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कॉस्टिक सोडा एक तरह से हम कह सकते हैं मिलाते हैं तो जल की अशुद्धि दूर हो जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यदि हम कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट और जल बनता है। इसी तरह से जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यदि हम जल के साथ मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो उसमें हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट और जल शेष रहता है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम NH4OH से मिलाते हैं, NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और शेष जल बचता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट्स आपके निकल के आते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। तो ये जब इनके साथ हम रिएक्शंस करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि अघुलनशील होते हैं, प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम छान कर अलग कर लेते हैं। थर्ड मेथड आता है आपका क्लार्क प्रोसेस। इस विधि से जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए चूने के पानी को मिलाया जाता है। इसमें हम चूने के पानी को CaOH twice, okay, calcium hydroxide, term is calcium hydroxide, okay। इस विधि से जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम चूने के पानी को मिलाया जाता है। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH twice अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। चूना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे छानकर अवक्षेप को पृथक कर लिया जाता है तथा मृदु जल प्राप्त होता है। इस प्रकार जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। 5 लीटर चूने पानी को शुद्ध करने के लिए 36 ग्राम चूने की आवश्यकता होती है। इस विधि को सबसे पहले क्लार्क ने पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करके मृदु जल प्राप्त किया, अतः उन्हीं के नाम से इस विधि को क्लार्क विधि के नाम से जाना जाता है। चूना कठोर जल में निम्नानुसार प्रतिक्रिया करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह एक्चुअली हमारे कैल्शियम कार्बोनेट उसे अवशोषित कर लेता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 विधियों के माध्यम से, पहला बॉइलिंग मेथड, दूसरा एडिशन ऑफ केमिकल्स स्पेशली अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर, और तीसरा क्लार्क प्रोसेस जिसमें चूने का उपयोग करके हम एक्चुअली हमारी जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता, उसमें उपस्थित कैल्शियम
के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। इन लवणों को उबालकर अथवा कोई आसान विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। उबालने के पश्चात भी इनकी कठोरता दूर नहीं होती है, बल्कि इन्हें विशेष विधि द्वारा विशेष रसायनों की सहायता से इनकी कठोरता दूर की जाती है, इसलिए इसे स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। मेथड्स इसके रिमूवल के जो हैं, पहला स्त्रवण मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, सेकंड परम्यूटेड मेथड, तीसरा मेथड है कैल्गन मेथड, चौथा सोडा मेथड और पांचवा मेथड है बाय आयन एक्सचेंज मेथड। श्रवण मेथड डिस्टिलेशन के अंदर इसको पहले जल को एक्चुअली हम भाप में परिवर्तित करते हैं और भाप को पुनः ठंडा करते हैं, और जो ठंडा जल है वह द्रवीकरण होने के कारण, कंडेंसेशन के कारण भाप पुनः हमारी एक बीकर के अंदर एकत्रित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रयोगशाला के अंदर हम, या समुद्री जहाज है जहाँ पर हमें शुद्ध जल मिलना मुश्किल होता है, वहाँ पर हम इस प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण विधि से प्राप्त मृदु जल रुचिकर नहीं लगता है क्योंकि इसमें घुली हुई गैसेस विद्यमान नहीं रहती है। यह पीने योग्य बनाने के लिए इसे एरेशन करना आवश्यक होता है। धुलाई एवं अन्य घरेलू उपयोग के लिए जल को वातित करने की या एरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण प्रक्रिया एक्चुअली जो हम केमिस्ट्री लैब्स के अंदर डिस्टिल वाटर होता है, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और इस फॉर्म ऑफ वाटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। परम्यूटेड मेथड, इस परम्यूटेड मेथड के अंतर्गत हम सोडियम तथा एल्यूमिनियम मिश्रित सिलिकेट को हम परम्यूटेड कहते हैं। सोडियम तथा एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को हम परम्यूटेड कहते हैं। इसे सोडियम जियोलाइट भी कहा जाता है, Na2Ze, और यह एक्चुअली सोडियम जियोलाइट जल में घुलनशील होता है। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं। ये जल के अवशेप बनाते हैं जिन्हें निथार कर मृदु जल प्राप्त किया जाता है। सोडियम जियोलाइट के द्वारा ही जल का दूर करने का एक विशेष प्रकार का बर्तन काम में लिया जाता है। इस बर्तन में सबसे पहले बालू की तह बिछा दी जाती है, उसके बाद सोडियम जियोलाइट की तह बिछाते हैं, तत्पश्चात पुनः महीन बालू की तह जमा दी जाती है। बर्तन की पैंदी में निकास नली लगी रहती है जो एक बड़े बर्तन तक जाती है, जिसमें मृदु जल एकत्रित होता है। महीन बालू की तह के ऊपर कठोर जल आता है। जल जब परम्यूटेड के संपर्क में आता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम का घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट अघुलनशील लवणों में बदल जाता है तथा नीचे छना हुआ मृदु जल शेष रह जाता है, जो दूसरे पात्र में जमा रहता है। परंतु कुछ दिनों के उपरांत टैंक में उपस्थित सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट तथा मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। सोडियम जियोलाइट को पुनः सक्रिय बनाने के लिए बर्तन में नमक का घोल डाला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परम्यूटेड मेथड के माध्यम से, जिसे हम सोडियम जियोलाइट के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। कैल्गन विधि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ही कैल्गम कहते हैं, और यह जल में अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से प्रतिक्रिया करके इन्हें फॉस्फेट्स बनाता है। यह कॉलॉइडल अवशेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम छानकर पृथक कर लेते हैं
और मृदु जल को प्राप्त करते हैं। फिर सोडा ऐश एक्चुअली Na2CO3 जिसे हम कहते हैं अस्थाई और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट के ऐड करने से हो जाता है, दूर हो जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों को बनाता है। यह अवक्षेप तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है और यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम छान कर दूर करते हैं। आयन एक्सचेंज विधि के अंतर्गत एक्चुअली जल दोनों प्रकार की कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। आजकल यह जल शुद्ध एवं मृदु बनाने का आधुनिकतम तरीका है। इस विधि के द्वारा जल को हम दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजन्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक धनायन और दूसरा ऋणायन विनिमायक रेजिन होता है। धनायक विनिमायक रेजिन द्वारा घोल के सभी धनायनों को हाइड्रोजन आयन में बदला जाता है तथा ऋणायन विनिमायक रेजिन से ऋणायनों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बदला जाता है। अर्थात जितने भी नेगेटिव हैं उन्हें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बदलते हैं और जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं धनायन अर्थात पॉजिटिव्स, उन्हें हम एक्चुअली ये हाइड्रोजन के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। इस विधि के द्वारा जल शुद्ध करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में कठोर जल का धनायन विनिमायक अर्थात पॉजिटिव जो आयन एक्सचेंज होता है रेजिन्स, उसमें प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि जितनी धन आयनों की अशुद्धियाँ पॉजिटिव आयन्स की जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती हैं और द्वितीय चरण के अंदर जल आपका नेगेटिव आयन एक्सचेंज रेजन्स जो होते हैं उसमें प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि ऋणायन या नेगेटिव अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और इस प्रकार जल की दोनों अशुद्धियाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के रूप में मौजूद होती है उन्हें हम दूर कर लेते हैं। तो ये थे हमारी कुछ मेथड्स जिनके माध्यम से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही कुछ अन्य मेथड्स भी अवेलेबल है, जैसे कॉस्टिक सोडा NaOH डालने के लिए सॉफ्टनिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अमोनिया का घोल के द्वारा NH3 अमोनिया होती है और इसका प्रयोग काफ़ी सोच समझकर बहुत ध्यान से करना चाहिए। कॉस्टिक सोडा भी बहुत ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaOH होता है इसका, और सॉफ्टनिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें केवल जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है। बोरेक्स एक धुलाई प्रतिकर्मक के साथ ही मृदुकरण कर्मक सॉफ्टनिंग एजेंट का कार्य करता है, और साबुन का प्रयोग करने से भी जल की कठोरता दूर होती है। तो इस प्रकार हम जल के अंदर मौजूद कठोरता को दूर करने के लिए हम विभिन्न प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, विभिन्न विधियां अपनाते हैं, जिससे कि इन हार्डनेसेस को रिमूव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।